जरा चेक करो, करंट बताओगे? करंट बोल रहा हूँ, तुम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बताओ। 50 आ रहा है, 50 आ रहा है। अच्छा, चलो देखेंगे, पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। मेरा तो कुछ और आ रहा है, देखते हैं कौन सही है कौन गलत है ना। अभी हम लोग बनाएंगे तो देखते हैं, तो समझ में आएगा ना कि क्या मिस्टेक कर रहे हैं। आइदर मेरे से मिस्टेक हो रहा है या आपसे हो रहा है, वो क्लियर होगी ना चीज़ें। ठीक है, 51.02। ठीक है, ठीक है। 51 किस किस का आ रहा है? 51 52 किस किस का आ रहा है? हाथ उठा दिए तुम लोग। अच्छा, सबका 51 आ गया? जो 17 पॉइंट समथिंग जो ला रहे थे, 17 पॉइंट समथिंग, उनका 51 आ गया ना? 51 आ गया सबका, एवरीबॉडी? 51 आ गया? सबका आया? हाथ उठा दो सब कोई। 51 किस किस का आ गया? मी, चलो ठीक है। सिद्धेश, दीपक, अनुराधा, अविरल, 51 सबका आ गया या किसी और का कुछ आ रहा है? 51 के अलावा किसी और का कुछ? दीपक, ठीक है। और कोई हाथ उठा रहे हो? पहले रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा ना सर। अच्छा सचिन, तुम घूम ही रहो अभी, ठीक है। इंद्रनील घोष, हाथ उठा दिए, चलो ठीक है, ठीक है। तो 51 सबका आ गया ना? हाँ 50 मतलब 50 51 के आसपास आप लोग का आ रहा है आंसर ना? हाँ ठीक है, आ रहा है सर। कुलकर्णी, ठीक है। जुबैर, हाँ। इंद्रनील, सचिन, सचिन फंस गया है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम सॉल्व करते हैं। अब देखो, ध्यान से देखो, मैं जो बोल रहा हूं सुनो। जिन लोग का भी 51 आया है, जिन लोग का भी 51 आया है और वो ऐसे ऐसे हाथ उठाए हैं ना, जिन लोग का भी 51 आया है और ऐसे ऐसे हाथ उठाए हैं, उसी हाथ से अपने आप को थोड़ा सा हल्का सा मार लो, ठीक है? हाँ, हल्का सा दे दो, ये अपने खुद को देना, दूसरे को मत दे देना, ठीक है? इसलिए बोल रहा हूं देने को, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक की हो। 10 cos t में 10 क्या है? 10 cos t में 10 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू या आरएमएस वैल्यू? इस पे तो एक झापर और बनता है। 10 cos t में 10 क्या है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम लेके कैसे सोल्व कर दिए? आरएमएस लेना था ना? तो मैक्सिमम लेके कैसे सोल्व कर दिए? आरएमएस लेना था ना? एनर्जी प्रेजेंट अक्रॉस कैपेसिटर हाफ सीवी स्क्वायर होता है, तो अगर करंट मैक्सिमम ले लोगे तो वोल्टेज भी तो आपका मैक्सिमम हो गया, तो एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी आपने निकाल दिया 50, जो भी निकाले। आरएमएस लेना था ना, मारना तो बनता है, सही बात है, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करना अपने को। तो देखो, ये पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट में मैं बोला हमेशा आप एडमिटेंस निकालो। जब भी आपको बोल रहा है द वैल्यू ऑफ सी फॉर बी सर्किट शोज यूनिटी पावर फैक्टर, इनपुट एडमिटेंस निकालेंगे, दिस विल बी इक्वल टू जे ओमेगा सी प्लस 1/5 प्लस 1/1 प्लस जे ओमेगा एल, एल की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे आपको J1 प्लस 1/5 प्लस 1/1 प्लस जे मिल गया। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 1 है, यहां से हम निकाल लिए, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना है? यूनिटी पावर फैक्टर अचीव करना है, तो हमेशा इमेजिनरी पार्ट ऑफ एडमिटेंस को क्या कर दो? 0। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एडमिटेंस को 0 करने के लिए आपको एक और स्टेप इसमें बढ़ना होगा। एक और स्टेप क्या करना होगा? इसको रेशनलाइज करना होगा। 1/5 इसको 1 माइनस जे बाई √2 कर दो। √2 नहीं आएगा ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 आएगा।
अब यहां पे जब आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ y को जब आप जीरो करते हो तो ऑब्वियसली आपको रेजोनेंस कंडीशन मिलता है या यूनिटी पावर फैक्टर मिलता है, दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं है। मैं एक में आपको यूनिटी पावर फैक्टर लिखा हूं और दूसरे में रेजोनेंस लिख दिया हूं, इसीलिए एक विशाल आई थिंक जो भी फंस गए थे ना, हाँ जो फंस गए थे उसमें बोल रहे थे सर रेजोनेंस पे निकालेंगे क्या, जब यहाँ यूनिटी पावर फैक्टर पे सी की वैल्यू निकाले लिए हो तो वही कंडीशन तो सेकेंड वाला भी है, तो इसके लिए हम अलग से क्यों निकाल रहे हैं, समझ गए। तो यहां पे आपको जो मिलेगा दैट इज 1 इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा सी भी है ना इसमें, C इज इक्वल टू 1/2 0.5 फैराड, 0.5 फैराड। ठीक है, ठीक है, तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि 0.5 फैराड है। अब दूसरा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन में वो पहले से रिलेशन था, यूनिटी पावर फैक्टर का आप पूरा निकाल चुके हो, यूनिटी पावर फैक्टर C इज इक्वल टू 0.5 निकाले हो, वो क्या है रेजोनेंस कंडीशन में ही तो कैपेसिटर की वैल्यू आ रही है। और दूसरी चीज ये जो आपको रेडियन 1 रेडियन पर सेकेंड मान रहे हो, सी की वैल्यू उतना लेके अगर निकालोगे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी तो आपका 1 रेडियन पर सेकेंड ही आएगा, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो यही रहा ना, पहली चीज। दूसरी चीज जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी कर देंगे, ध्यान से देखो पैरेलल आरएलसी सर्किट नहीं है, यहां अगर 1 ओम नहीं होता तब कर सकते थे एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, समझ रहे हो, यहां पे सीरीज आरएल नेटवर्क भी है तो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल हो गया, तो यहां पे वो चीज नहीं करना मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, वो गलत हो जाएगा। सर फेजर से किया था, चलो ठीक है ठीक है, अरे 312 नहीं आएगा सही, हम देखो ना अभी आगे बढ़ते हैं ना। अब दूसरा देखो एट रेजोनेंस सॉरी एट रेजोनेंस द एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर विल बी व्हाट। अब बताओ एट रेजोनेंस आपका एडमिटेंस कितना होगा, एट रेजोनेंस जो एडमिटेंस होगा उसमें इमेजिनरी पार्ट तो होगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट को हम जीरो कर दिए हैं, तो इमेजिनरी पार्ट को जीरो करो, दिस विल बी इक्वल टू जे ओमेगा सी, अभी हम लोग निकाले थे 1/5 प्लस 1 ऐसा ही कुछ था ना, सी की वैल्यू कितनी थी 0.5, ठीक है, तो हम लोग क्या किए थे कुछ ऐसा किए थे, दिस इज जे ओमेगा सी प्लस 1/5 1 माइनस जे अपॉन 2, तो इमेजिनरी पार्ट आपका एट रेजोनेंस जीरो होगा, तो रियल पार्ट ही तो सिर्फ लेंगे एडमिटेंस का, ये आपका जीरो, ये वाला पार्ट दोनों मिलकर जीरो हो गया, तो 1/5 प्लस 1/2 दैट विल गिव यू 7/10 ओम इनवर्स, है ना, ऐसा कुछ होगा 7/10। अच्छा ठीक है, आपको ओवरऑल इनपुट इंपेडेंस मिल गया एट रेजोनेंस दैट इज इक्वल टू 7/10, मिस्टेक देखना कहां कहां कर रहे हो, ठीक है, 7/10 आपको मिल गया, ये आपका इंपेडेंस हो गया यहाँ का। तो बताओ इस जगह का इनपुट वोल्टेज कितना होगा, तो इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट करेंट मल्टीप्लाइड बाई जेड, वी इज इक्वल टू आई जेड, पढ़ते आ रहे हैं सर बचपन से ही, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ वाई और जेड को हम लोग वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, तो लिखें। अब यहां देखो मिस्टेक कहां की हो, देखो एक पहला मिस्टेक सीधे आई की वैल्यू आप ले लिए हो कितना 10/7/10 और इससे आप v निकाल लिए, और एनर्जी प्रेजेंट अक्रॉस कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर से निकालोगे 51 आ जाएगा। तो मिस्टेक क्या हुआ हर बारी में, ये 10 की वैल्यू हम 10 ले लिए, 10 लिए मतलब ऊपर मैक्सिमम ले लिए, तो वोल्टेज भी तो मैक्सिमम आ गया, तो जब वोल्टेज मैक्सिमम आ गया तो आपको एनर्जी भी मैक्सिमम मिलेगा। हम सीधे एनर्जी प्रेजेंट अक्रॉस कैपेसिटर बोले नहीं है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर नहीं पूछा, जब वो पूछता तब आपका वोल्टेज हो मैक्सिमम वैल्यू लेते, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक यहां पे आप मिस्टेक किए हो, तो उसके लिए मैं बोला था आपको कि थप्पड़ लगा लो अपने आप को खुद को, और यहां पे 10/√2 करोगे, जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी जो भी वैल्यू है, कितना वैल्यू आ रहा है 10.1, दैट इज 100/7√2, उसके बाद आप हाफ CV स्क्वायर करोगे आपको मिल जाएगा 25.5। तो किसी एक बंदे ने भी पहले आंसर, मेरे बनाने से पहले आंसर 25.5 नहीं दिया, अब सब लोग लिख रहे हैं। तो मिस्टेक समझ रहे हो कहां कहां मिस्टेक कर रहे हो, और यही मिस्टेक आप एग्जाम में करते हो, इसलिए मैं लाइव सेशन लेके आपको घुमा रहा हूं, चीजें वही है, पढ़ाया वही है, सारा कॉन्सेप्ट आपको आता है, लेकिन कहां एक जगह फंस गए, यूनिटी पावर फैक्टर पहला में लिखा, दूसरा में रेजोनेंस बोल रहा, आप दोनों में फंस गए। अरे दोनों अलग अलग केस थोड़ी ना हुआ, एट रेजोनेंस आपको यूनिटी पावर फैक्टर अचीव होगा, मतलब एट रेजोनेंस तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपका ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड हो गया, सीधी सी बात है, क्योंकि उसी 1 रेडियन पर सेकंड पे आप C की वैल्यू बता रहे हो ना, तो C की वैल्यू 0.5 फैराड अगर होगा तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा, पॉइंट मेरा ये है। दूसरा एट रेजोनेंस लिख दिया हूं, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, अगर ऐसा बोलता मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, तो फिर आप बोलते कि मैक्सिमम निकालना है, तो सर मैक्सिमम निकालने के लिए हमको हर जगह मैक्सिमम लेना होगा,
करंट भी मैक्सिमम, वोल्टेज भी मैक्सिमम, तभी जाके हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम एनर्जी प्रेजेंट अक्रॉस द कैपेसिटर। रोमन रोमन सर यही आया था, मुझे लगा मेरा ही गलत है। अरे तो कॉन्फिडेंसली बोलो ना, एक थप्पड़ अपने आप को मार लोगे तो खराब हो जाएगा, वो भी एक रूम में बोल रहा हूँ मारने को, पब्लिक भी नहीं। तो कॉन्फिडेंसली बाहर आओ ना, बोलो कि हाँ ठीक है सर इतना आ रहा है मेरा, देखते हैं कहाँ गलती कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखते हैं कभी कभी झूठ में भी मतलब है, झूठ भी बोलो तो कॉन्फिडेंस से बोलो, लगे सच है। सब कुछ जानते हुए भी गलती, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि मैप करा रहा हूँ। बहुत लोग यहाँ पे बैठेंगे बोलेंगे क्या कि अरे क्वेश्चन में तो दम ही नहीं है, कौन सा क्रिएटिव क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन मैं किया हूँ जो आप गलती करोगे, और वही कर रहे हो, और वही नहीं होना चाहिए। जी ऑप्टिमस का कॉन्सेप्ट यही है कि आप 30 क्वेश्चन बनाने के बाद आपके पास 100 गलती होना चाहिए, 100 गलती होना चाहिए। और उस गलती को जब आप जी ऑप्टिमस का नोट्स को रिवाइज करो, जो भी गलती करते हो उसको नोट करो बॉक्स में, रेड बॉक्स में रिवाइज करो, तो उस मिस्टेक को बार बार रिवाइज करो, ताकि आप टेस्ट सीरीज जब दो तो वो मिस्टेक रिपीट ना हो। ठीक है, तो मिस्टेक हमेशा अपने नोट्स में लिखना। जो भी आप जी ऑप्टिमस का नोट्स बना रहे हो उसमें मिस्टेक ऐसे बॉक्स में जरूर लिखना है कि इसको पहला बार में मैं बनाया था तो क्या मिस्टेक किया था। जो लोग भी 51 लाए थे 10 मैक्सिमम वैल्यू लेके बना दिए थे, इसलिए आ रहा था। ठीक है, तो मिस्टेक भी आप लिखिए, बॉक्स में करके मिस्टेक भी लिखिए, वो भी बहुत जरूरी है लिखना। मैं बार बार बोलता हूं इस चीज को, ठीक है ना। मेरा मिस्टेक तो रेड पेन से कट ही हो रहा है। ठीक है, तो जब नोट्स रिवाइज करोगे तो उस मिस्टेक को जरूर देख के टेस्ट सीरीज देना। जब भी टेस्ट सीरीज दो उस मिस्टेक को देख लिया करो। सिली कैलकुलेशन मिस्टेक, कॉन्सेप्ट सब सही, तो कौन जानेगा, कौन जानेगा बताओ ना। हाँ, एक रन से हारो या फिर छक्का मार के जीतो, हार हार होता है, जीत जीत होता है। कोई याद नहीं रखेगा तुम्हें, ठीक है, कि तुम्हें कॉन्सेप्ट आता था, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, तुम्हें ऐसे ही आता है, नंबर ला ही नहीं पा रहे हो। तो ये सब चीज का ध्यान रखिए। और मैं जो भी करा रहा हूँ सब गेट स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ये मत सोचना इसे टफ बनाने के लिए मैं बना सकता हूँ। ठीक है, इधर से भी एक और घुसा दूं, यहाँ डिपेंडेंट सोर्स लगा दूं, फिर घूमते रहो तुम एमएस केवीएल नोडल में घूमते रहो। घुमाने के लिए मैं घुमा सकता हूँ, ऐसा नहीं बना सकता क्या। यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स भी दे देता हूँ ना, ऐसा ऐसे यहाँ निकाल के इस जगह पे एक डिपेंडेंट सोर्स दे देता हूँ जो यहाँ के 2 टाइम्स ऑफ वीएन पे डिपेंड करता है, प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स। घूमते रहो अभी इसमें। तो बात है घुमाना नहीं, अपने को कॉन्सेप्ट बेसिक चीज पे कमांड कराना मेन मेरा मोटिव है। बेसिक चीज पे कमांड होना चाहिए। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स लगा के मैं घुमा दूं आपको, फिर परेशान सर डिपेंडेंट सोर्स अब कैसे करें। वो भी हो सकता है, पॉसिबल है। उस सर्किट को मैं पूरा सॉल्व करूंगा नोडल या मेश से, उस हिसाब से निकालूंगा एडमिटेंस को। ठीक है, जब आपका ये पैसिव एलिमेंट प्लस डिपेंडेंट सोर्स होता है उसको कैसे सॉल्व करते हो, कैसे आप इनपुट इंपीडेंस निकालते हो या एडमिटेंस निकालते हो, टेस्ट वोल्टेज से। तो टेस्ट वोल्टेज लगा के मैं चेक करूंगा, निकालूंगा नोडल में से। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 7 ओम एंड एल एंड सी। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हो शीतल, तुम ये बोलना चाह रहे हो कि हम एल और सी के साथ पैरेलली 0.7 ओम ये जो निकाला हूं 7/10 0.7 के साथ पैरेलल डाल सकता हूं कि नहीं डाल सकते ना, क्योंकि ये सिर्फ आपका रियल पार्ट बता रहा है। तो रियल पार्ट का मतलब ये हो कि आर की वैल्यू आप बता रहे हो, एल और सी की वैल्यू क्या रख सकते हो, अलग रख सकते हो ना, वो अलग हो जाएगा। तो वैसा नहीं कर सकते। मैनिपुलेशन जहां होगा मैं बताऊंगा, एक मैनिपुलेशन का भी क्वेश्चन लूंगा, किस तरह से डिफरेंट सर्किट को आप सीरीज आरएल या पैरेलल में कन्वर्ट करोगे। इसमें वो चीज नहीं कर सकते, करके देखो कुछ अलग आएगा मेरे हिसाब से। हाफ CV स्क्वायर इनपुट वोल्टेज एडमिटेंस, ठीक है। हाँ, एक काइंड ऑफ कर सकते हो फ्रॉम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे पॉसिबल है। 7/10 नहीं, 0.7 नहीं, 10/7 का रेजिस्टेंस, 10/7 होगा ना एडमिटेंस है। तो एक काइंड ऑफ ऐसा बना सकते हो कि एल की वैल्यू वही है, सी वही है, और इनपुट वोल्टेज हमारा उससे निकल ही रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। लेकिन देखो यहां पे सिर्फ सी के बाद अगर पूछेगा तो ठीक है, आप ऐसे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप 10/7 कर दो, ठीक है, और उसके बाद आप एल लगा दिए, यहां पे सी लगा दिए। एनर्जी प्रेजेंट अक्रॉस कैपेसिटर अगर आपसे पूछ रहा है तो आंसर तो आ गया, लेकिन एनर्जी प्रेजेंट अक्रॉस अगर इंडक्टर पूछ दिया, एनर्जी प्रेजेंट अक्रॉस इंडक्टर, तो ये वाला जो आप सर्किट बनाए गलत हो जाएगा। तो सिर्फ सी के पॉइंट में अगर कुछ निकालना है तो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन एल में पूछा तो फिर आप गलत कर जाओगे, फिर गलत आ जाएगा। चलो पूछ ही लेते हैं ना, एनर्जी प्रेजेंट अक्रॉस इंडक्टर बताओ, तो इसमें कुछ अलग आएगा, और यहां पे देखो अलग आएगा। एनर्जी प्रेजेंट अक्रॉस इंडक्टर बताओ कितना आ रहा है, फटाफट बताओ। एनर्जी प्रेजेंट अक्रॉस इंडक्टर
एट रेजोनेंस ही निकालना है, ठीक है, अलग नहीं, एट रेजोनेंस। एनर्जी प्रेजेंट अक्रॉस इंडक्टर, एक ही इंडक्टर है ना ये वाला, इसके अक्रॉस एनर्जी प्रेजेंट कितना होगा? इनपुट वोल्टेज कितना है? 100/7√2। सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, एंगल से मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ का करंट मिल गया हमको इतना। निकालिए, इसका कंक्लूजन बहुत खतरनाक आएगा। यहाँ पे 51 आ रहा है ना सबका? ट्वेंटी फाइव कैसे आ गया? मेरा तो 51 आ रहा है। ओमेगा इज इक्वल टू 1 है, तो J1 एक्सएल का वैल्यू मैग्नीट्यूड में लेंगे, तो IL इज इक्वल टू 100/14 क्या स्क्वायर कर दो, 51 आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वाट हो गया ना, एनर्जी पूछ रहा है, हाफ LI², वही तो कह रहा हूँ। ये आपका है P, QL है, यस ये QL है। वाट नहीं होगा, VAR होगा, एनर्जी प्रेजेंट अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है। ये आपका रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर है। एनर्जी प्रेजेंट अक्रॉस इंडक्टर कितना हो जाएगा? 1/2 LI², तो 1/2 इंटू 100/14 का स्क्वायर, तो 25 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है, 25 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ठीक है, 25.5, 25.5। तो देखो, एनर्जी प्रेजेंट अक्रॉस कैपेसिटर भी आपका 25.5, और एनर्जी प्रेजेंट अक्रॉस इंडक्टर, ये इंडक्टर है, यहां भी आपका कितना आ रहा है? सेम। तो हम लोग पढ़ते नहीं है, एट रेजोनेंस द एनर्जी प्रेजेंट अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर सेम, ठीक है। तो यहां देखो, एक ही इंडक्टर है, एक ही कैपेसिटर है, तो नो प्रॉब्लम, एनर्जी प्रेजेंट अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज सेम। दैट मींस कि एट रेजोनेंस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अकर्स बिटवीन L एंड C। जो 25.5 जूल ये इसको एक साइकिल में दे रहा है, फिर दूसरे साइकिल में ये इसको देगा, मतलब हाफ हाफ साइकिल में, तो इसी में एक्सचेंज हो रहा है। और जो इनपुट है करंट सोर्स, वो सिर्फ और सिर्फ जो पावर देगा, वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव लोड को देगा। ये पॉइंट था, ठीक है। तो कंक्लूजन ये था। अच्छा, गुड। मैंने रिएक्टिव पावर निकाल दिया था। क्लियर? ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 3 4 उसके बाद 8 और 12। बाहर टच होते हैं, पूरी शिद्दत से लिखा हुआ सब गायब हो जाता है। यस सर, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ये अलग से लिख देना फेसबुक ग्रुप में, जो भी टेक्निकल इशू है उसको हम लोग देख लेंगे, है ना। अब आइए जीओसी 11 पे। जीओसी 11 आपका क्या बोल रहा है? ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो मैं सोच रहा था आपके साथ डिस्कस करूं। ये लो, डिपेंडेंट सोर्स आ गया, और जैसे ही डिपेंडेंट सोर्स आता है आधा लोग तो ऐसे ही हार मान जाते हैं, जबकि डिपेंडेंट सोर्स वाला तो और आसान होता है क्वेश्चन। द सर्किट रेजोनेट्स एट omega is equal to 1000 radian per second. Find the value of C in millifarad such that input impedance is purely resistive. GOC 11 है ना, ठीक है, GOC 11 है, बनाइए इसको। कुछ आज मैं होमवर्क भी दूंगा, 3 4 GOC के ही क्वेश्चन दूंगा, उसको आप ट्राई करना, ठीक है। क्योंकि 2 दिन और बच गया है, कल मैं आपका 3 फेज सर्किट स्टार्ट करूंगा, इसलिए मुझे होमवर्क भी थोड़ा बहुत देना होगा, सारे चीज़ को डिस्कस नहीं कर सकते। मैं जितना आपको कराया हूँ ना 11 क्वेश्चन, उसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर दिया हूँ। तो जो क्वेश्चन मैं अलग से दूंगा ना, जीओसी का ही क्वेश्चन है, उसको आप सोल्व करना, कहीं दिक्कत होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ विशाल, क्या डाउट आ गया? मैक्सिमम वैल्यू से एनर्जी क्यों नहीं निकलेगा? अरे मैक्सिमम एनर्जी नहीं निकालना है ना, सीधे एनर्जी प्रेजेंट अक्रॉस कैपेसिटर या इंडक्टर निकालना है। तो उसमें जब भी ऐसी सर्किट से डील करते हैं तो मैं बताया था ना, सिर्फ और सिर्फ आरएमएस वैल्यू में डील करते हैं, आरएमएस वैल्यू लेना है, ठीक है, मैक्सिमम नहीं। जब आपसे मैक्सिमम एनर्जी प्रेजेंट अक्रॉस कैपेसिटर पूछता, तो उस केस में आप मैक्सिमम वैल्यू लेके निकालते। ठीक है विशाल, कंफ्यूज मत हो, मैक्सिमम आरएमएस में हर जगह आरएमएस वैल्यू लो, जब तक कि मैक्सिमम लिखे नहीं तब तक आरएमएस ही लेना है।
6 मिली फैराड, बिल्कुल सही। कितने लोग निकाले? 6 सौम्या, शिवांग, संयम, नीलय, 6 मिली फैराड सही है, सही है। दूसरा क्वेश्चन ले लो, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर दूसरा क्वेश्चन इसी में लो, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर आपको सर्किट का निकालना है। सर्किट का क्वालिटी फैक्टर कितना होगा? क्वालिटी फैक्टर निकालना है आपको। दूसरा क्वेश्चन लो, क्वालिटी फैक्टर। सेकेंड क्वेश्चन, क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट निकालना है। क्वालिटी फैक्टर, सेकेंड क्वेश्चन, क्वालिटी फैक्टर निकालिए। पॉइंट 1, क्वालिटी फैक्टर 0.1 आया। इतना खराब क्वालिटी फैक्टर। इतना खराब क्वालिटी फैक्टर। बहुत खराब क्वालिटी फैक्टर आ रहा है। चलो ठीक है, क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है ऑब्वियसली, इसकी वजह से क्वालिटी फैक्टर खराब आ रहा है। चलो ठीक है, डेड सर्किट है, क्वालिटी फैक्टर नहीं निकाल सकते। अच्छा, ले लो ना इनपुट वोल्टेज, कुछ भी ले लो ना, क्या दिक्कत है। क्वालिटी फैक्टर कब से आपका इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड करने लगा? डेड सर्किट है, डेड सर्किट याद है, सीरीज ये डीसी सर्किट बहुत अच्छे से पढ़ते हो, मज़ा भी आता है एकदम। डेड सर्किट है सर, डेड सर्किट। चलो ठीक है, चलो मैं करता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो इसमें मैं इसको क्यों लिया हूँ, आपका आंसर तो आ गया, C = 6 मिली फैराड, दैट इज करेक्ट। लेकिन मुझे कुछ और एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैं लिया इसमें कि चलो इतना आपने निकाल लिया तो ठीक है। अब बोल के रहा फाइंड इनपुट इंपिडेंस जेड इन सच दैट जेड इन आपका रेजिस्टिव होना चाहिए, वैल्यू ऑफ C बताइए, है ना। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये डेड सर्किट है, तो डेड सर्किट है, डेड सर्किट में कैसे निकालते हैं, जो आप डीसी में पढ़े हो सेम, कि अगर अप्लाई करो टेस्ट वोल्टेज, एज्यूम करो कि कुछ IS करंट फ्लो कर रहा है, द वैल्यू ऑफ VS अपॉन IS विल गिव यू द
जेड इनपुट, और जेड इन जैसे ही मिल गया तो उसके इमेजिनरी पार्ट को हम जीरो करेंगे और उस हिसाब से हमको सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ज्यादा लोग ऐसे ही बनाए, लेकिन इतना ही पे हम सवाल खत्म नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा हूं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे करता हूं, टेस्ट वोल्टेज या VS IS ले रहे हो, इसमें केवीएल लगाओ, तो जब आप केवीएल लगाते हो तो आपको क्या मिलेगा, केवीएल लगाओ, ओमेगा में मिलेगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हाँ 1000, ठीक है दिया हुआ है, तो VS इज इक्वल टू IS 10 प्लस ओमेगा कितना है 1000 J1 यहां पे कितना होगा, तो देखो यहां V/2 है, यहां पे जाएगा IS प्लस V/2, इसमें V/2 इंटर कर रहा है इस नोड पे, IS इधर से इंटर कर रहा है, तो C में कैपेसिटर में कितना करंट जाएगा IS प्लस V/2, तो प्लस IS प्लस V/2 करंट टू 1/J ओमेगा C। ठीक है, यही कुछ आएगा, मतलब कि यहां वोल्टेज ड्रॉप, इस जगह का वोल्टेज ड्रॉप जो भी हो, इस तरह से वैसे बना लिए। अब देखो यहां से IS इंटू 10 प्लस J1, कुछ कैलकुलेशन गलत होगा तो बताना, ठीक है। यहां देखो IS है, इस V/2 को IS के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, V है आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर, तो क्या हो जाएगा 10 IS, तो 10 IS/2 को मैं 5 IS लिख दूं, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू 10 IS से हम रिप्लेस करेंगे, तो 10 IS/2 दैट इज 5 IS इंटू 1/J 1000C। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये देखो IS प्लस 5 IS, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 6 IS, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब IS को आप बाहर निकालो, तो IS को अगर आप बाहर निकालोगे तो यह आ जाएगा 10 प्लस J1 प्लस माइनस J6/1000C, ऐसा कर सकते हैं। तो VS अपॉन IS अगर आप करो, इनपुट इंपेडेंस विल बी इक्वल टू 10 प्लस J1 माइनस J अपॉन 1000C/6। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, आपने सही किया। अब देखो इस सर्किट को, मेरा मुद्दा क्या था ना, मेरा मुद्दा जो था वो चीज आपको समझाने का। अब ठीक है, यहां से इमेजिनरी पार्ट आप निकाल सकते हो जीरो करके, 1 इज इक्वल टू 1/1000 C/6 होगा, और C की वैल्यू आपको 6 मिली फैराड मिल जाएगा। ठीक है ठीक है, तो ऐसा तो आप ठीक है यहां तक करके C इज इक्वल टू आप निकाल लोगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z को आप जीरो कर दो, C की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6 मिली फैराड। लेकिन मेरा सवाल इतना ही पे नहीं रुकता है, अब यहां पे मैं थोड़ा ऑपरेशन आपको बताता हूं। देखो इनपुट इंपेडेंस इज इक्वल टू 10 प्लस J ओमेगा L, ये क्या है J ओमेगा L ही तो है, माइनस J अपॉन ओमेगा C। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको C डैश लिख दूं, C डैश वेयर C डैश इज इक्वल टू C/6, तो ये किस फॉर्म में आ गया, देखो Zn इज इक्वल टू R प्लस J ओमेगा L माइनस J इंटू J अपॉन ओमेगा C। ये कैसा इंपिडेंस है, सीरीज RLC नेटवर्क का इंपिडेंस है कि नहीं। अगर मैं इस C और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को C डैश से रिप्लेस कर दूं, तो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसा कर सकता हूं कि नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल कर सकता हूं। मतलब यहां सर्किट आपका सीरीज नहीं था, लेकिन उसको हम सीरीज में कन्वर्ट कैसे कर लिए, अगर C डैश C इज इक्वल टू जो आप C/6 यहां था, यही ना था C/6, C/6 को एक आप C डैश मान लो, क्योंकि ये तो ओमेगा है, ये तो ओमेगा है। ठीक है, तो R प्लस J ओमेगा L माइनस J अपॉन ओमेगा C, ये किस फॉर्म में हो गया, R प्लस J ओमेगा L माइनस J अपॉन ओमेगा C डैश। तो सीरीज RLC नेटवर्क हुआ कि नहीं, सीरीज RLC नेटवर्क होगा कि नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया कि आप किसी भी तरह किसी भी काइंड ऑफ सर्किट को आप किस तरह से सीरीज RLC सर्किट या पैरेलल RLC सर्किट में पॉसिबल है कि नहीं। तो बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आप KVL लगा के इनपुट इंपीडेंस को उस फॉर्म में ले आए तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो पॉइंट मेरा यही था कि C डैश की वैल्यू क्या होगी, C इज इक्वल टू 6 मिली फैराड ला दिए, तो C डैश इज इक्वल टू कितना होगा 1 मिली फैराड।
अब ये जैसा ही आपका सीरीज आरएलसी नेटवर्क में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद सीरीज आरएलसी नेटवर्क में जितना भी फॉर्मूला पढ़ते हो, क्वालिटी फैक्टर हो गया, बैंडविड्थ हो गया, फिर आपका क्या कहते हैं, जितना भी कोई भी चीज निकालना हो, जैसे आपका रेजोनेंस कंडीशन में क्या होगा, जितना भी चीज निकालना है सब चीज आप निकाल सकते हो। तो मेरा सवाल यही था, ठीक है, इसलिए मैं इसको लिया। हालांकि ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, कहीं ना कहीं करा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको कराया हूं। क्लियर? तो अब जैसे ही आप सीरीज आरएलसी नेटवर्क में कन्वर्ट कर लिए, उसके बाद आपसे मैं पूछा था सेकेंड क्वेश्चन की क्वालिटी फैक्टर बताओ। तो क्वालिटी फैक्टर अब हम इससे नहीं निकालेंगे, इसमें क्वालिटी फैक्टर कैसे निकाल सकते हो जब डिपेंडेंट सोर्स है, आपको मालूम नहीं है कि कितना होगा एक इक्विवेलेंट। क्वालिटी फैक्टर सीरीज आरएलसी सर्किट का पढ़ते हो या फिर पैरेलल आरएलसी सर्किट का पढ़ते हो, ऐसा नहीं होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट दिया हो उसका क्वालिटी फैक्टर का कोई फॉर्मूला है, नहीं। तो यहां पे देखो क्वालिटी फैक्टर जैसे ही आपको सीरीज आरएलसी सर्किट में एट रेजोनेंस की बात करें तो हमको मालूम है 1/R√L/C या ω0L/R, जो भी लगाना हो आप लगा सकते हैं, 1/ω0CR भी लगा सकते हैं। तो यहां जो C की वैल्यू होगी वो C' होगी, ना कि C की वैल्यू जो आप निकाले हो 6 मिलीफैराड वो होगी, यहीं पे मिस्टेक कर रहे होगे। तो C' की वैल्यू आपको लेनी है, और C' की वैल्यू आप जब लोगे, C' कितना आ जाएगा 1 मिलीफैराड, और L इज इक्वल टू कितना है 1, वो खत्म हो गया। R की वैल्यू कितना है 10, तो क्वालिटी फैक्टर आपका 0.1 आ गया। ये कन्वर्ट कैसे हुआ समझ में नहीं आया। इनपुट इंपीडेंस आपका इज इक्वल टू कितना आया था 10 प्लस JωL प्लस 1/JωC/6, यही आया था ना जब इनपुट इंपीडेंस इसमें लगाए थे KVL, तो यही आया था। तो इस C/6 को अगर मैं C' से रिप्लेस कर दूं, वेयर C' इज C/6, तो ये जो आपका है ये किसके बराबर हो जाएगा, R प्लस JωL प्लस 1/JωC' के फॉर्म में आया कि नहीं। ये किसका इंपीडेंस है, सीरीज आरएलसी नेटवर्क का इंपीडेंस है कि नहीं। मतलब कि सब्स्टिट्यूशन थ्योरम हम लगा सकते हैं कि नहीं। सब्स्टिट्यूशन थ्योरम क्या बोलता है कि सर्किट को हम किसी भी तरह से रिड्यूस करके किसी भी अदर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि बाकी चीजें हैम्पर ना हो। तो अगर मैं इसको इस पूरे सर्किट में ये वाले को C' के फॉर्म में लिख दूं, तो ये वाला हमारा इंपीडेंस मिलेगा कि नहीं। जो इंपीडेंस इसका है, इस सर्किट का है, वही इंपीडेंस तो इस सर्किट का है, दोनों अलग थोड़ी ना, इंपीडेंस तो सेम है, मतलब कि ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो एक बार जैसे ही हम सीरीज आरएलसी नेटवर्क में हम कन्वर्ट किए, उसके बाद आपको क्वालिटी फैक्टर पूछे, बैंडविड्थ पूछे, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछे, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछे, कुछ भी पूछेगा, हमको फॉर्मूला पता है, उसी से हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और C के जगह पे C' लेंगे, ना कि C लेंगे। जैसा ही आप 6 मिलीफैराड लोगे, आपका गलत आंसर हो जाएगा। अगर कन्वर्ट करना दिमाग में नहीं है तो क्वालिटी फैक्टर नहीं निकाल सकते सचिन, क्वालिटी फैक्टर ऐसा ही नहीं निकलता है। क्वालिटी फैक्टर का अगर डेफिनेशन समझो, क्वालिटी फैक्टर आपको यह बताता है कि इस सर्किट में कितना आपका रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कैपेबिलिटी है, कितना रिएक्टिव पावर वो एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर अच्छा कर रहा है दैट मींस क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा, खराब कर रहा है तो खराब। और वो जो निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका इंडक्टर और कैपेसिटर का आपको एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बताता है। क्वालिटी फैक्टर आपका ये बताता है कि मार्केट में अगर इंडक्टर कैपेसिटर लेने जाओ तो एक का क्वालिटी फैक्टर 10 है, दूसरा का 100 है, तो कौन सा लोगे, तो जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा वो लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें डिसिपेशन फैक्टर कम है, वो पावर डिसिपेट कम करता है। तो आइडियल इंडक्टर, आइडियल कैपेसिटर को क्या होता है, जो 0 पावर डिसिपेट करे, मतलब क्वालिटी फैक्टर इनफाइनाइट हो। समझ रहे हो? लेकिन कोई भी आइडियल केस तो होता नहीं है। तो क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा हो उतना ही इंडक्टर और कैपेसिटर का जो बिहेवियर है वो हमें पता चलता है। तो उस पॉइंट को देख के हम लोग निकालते हैं क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर का जो हम लोग निकालते हैं वो एट रेजोनेंस या तो सीरीज आरएलसी में या पैरेलल आरएलसी में, इंडिविजुअल का नहीं निकालते कि हाँ इसका बता दो, उसका बता दो, इसका बता दो, वो अलग अलग नेटवर्क रहता है। तो ठीक है ना, तो वैसे नहीं निकाल सकते, आपको या तो कन्वर्ट करना होगा, अदरवाइज क्वेश्चन क्रिएट ही नहीं होगा। क्लियर एवरीबॉडी? सही है, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैं इसको लिया हूं। इसमें मैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछूं, अपर कट ऑफ बैंडविड्थ पूछ लूं, बताओगे नहीं? क्वालिटी फैक्टर तुमको पता चल गया तो बैंडविड्थ क्या होता है, ओमेगा और नॉट अपॉन क्यू नॉट।
ठीक है, तो जो भी सीरीज आरएलसी नेटवर्क में जो फॉर्मूला निकलता है वो सारा फॉर्मूला आप निकाल सकते हो एक बार सर्किट को सीरीज आरएलसी नेटवर्क में कन्वर्ट किए। नॉर्मल ऐसे नेटवर्क रहेगा तो फिर नहीं निकाल सकते, और जरूरी नहीं है कि हमेशा हम कन्वर्ट कर पाए, जरूरी नहीं है। वो केवीएल लगाने के बाद दिखेगा, अगर कन्वर्शन पॉसिबल है तभी हम कर पाएंगे, कन्वर्शन पॉसिबल नहीं है तो हम नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखिए कि आपको एक कुछ स्पेशल सर्किट दे देगा जिसमें हो सकता है कि वो पॉसिबल हो, तो जब पॉसिबल होगा तो वहां पे आपको निकालने के लिए बोलेगा, नहीं पॉसिबल होगा तो नहीं बोलेगा निकालने को। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन ना लो। एक लास्ट क्वेश्चन लीजिए, उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद होमवर्क देंगे। क्वेश्चन नंबर 12। A series RLC circuit 50 volt, a series RLC circuit 50 volt, variable frequency source has R is equal to 150 ohm, inductive reactance is equal to 25 ohm at 50 hertz. If resonance frequency is 250 hertz, the voltage across capacitor at 100 hertz will be equal to option A 49.5 हर्ट्स, वोल्ट होगा ना, हर्ट्स थोड़ी ना होगा, वोल्ट। 50 वोल्ट ऑप्शन बी 51.65 एंड ऑप्शन डी 25 वोल्ट। बनाइए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सोचो समझो फिर बनाओ, और इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा गेट में। जो अभी मैं करा रहा हूँ ना, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सबसे टफ हो गया जैसी सर्किट का। अब टफ सोच के तो कुछ लोग ट्राई ही नहीं करेंगे, हट पेज कौन बर्बाद करे, वेट करते हैं, सर तो सॉल्व करवे करेंगे। टफ, मैं पहले बोला टफ तो कुछ होता ही नहीं है, एक होता है इजी और एक होता है बहुत इजी, आसान और बहुत आसान, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है।
घूम गए सब। एक तो दे दिया है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, एक 50 हर्ट्ज दे दिया है, एक 250 हर्ट्ज दे दिया है, और तीसरा 100 हर्ट्ज पे पूछ रहा है। क्या नौटंकी है। इंडक्टिव रिएक्टेंस दे दिया है 50 हर्ट्ज पे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दे दिया है 250 हर्ट्ज, और वोल्टेज पूछ रहा है 100 हर्ट्ज पे। अलग ही नौटंकी चल रहा है। टाइम तो लगेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ आराम से बनाओ, कोई इशू नहीं है। संदीप, अ सीरीज आरएलसी सर्किट 50 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स, 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, इनपुट वोल्टेज सोर्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हम बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होता है ना, 50 साइन 100 पाई टी, ऐसा नहीं है। मतलब वो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, लेकिन 50 वोल्ट जो है वो आपका आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है वोल्टेज का, जिसकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो उससे सबसे अंदर का करंट वगैरह ये सब चेंज होगा। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, तो बोल रहा है कि 50 हर्ट्ज पे जब रखें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आपको जो मिला वो 25 ओम मिला। फिर जब हम 250 हर्ट्ज पे रखे तो रेजोनेंस मिला। तो बताओ 100 हर्ट्ज रखेंगे तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा। दिमाग नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मैं सॉल्व करूं या आप ट्राई कर रहे हो? कोई बोलो ट्राई कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ये ऊपर से थोड़ा निकला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए ना, जीओसी करा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन तो आने चाहिए। हाँ वेट सर, हाँ यही एटीट्यूड चाहिए, यही एटीट्यूड चाहिए हमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करो 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 करो, 2 मिनट और टाइम देता हूँ, ठीक है। सोचो सोचो, फ्रीक्वेंसी हम वेरी करा रहे हैं। 50 हर्ट्ज जब रखे तो एक केस हमको पहला मिल रहा है कि 50 हर्ट्ज जब हम फ्रीक्वेंसी रखें तो इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो हमारा 25 ओम है, 50.19। अच्छा सर, C इज इक्वल टू 0.202 आएगा क्या? नहीं, कुछ गलत है, चेक करो। देखो मैं एक स्टेप बता रहा हूँ। सोचो ऐसे कि सब चीज़ दिया हुआ है सीरीज आरएलसी नेटवर्क में। पहले क्या है, 50 हर्ट्ज पे जब हम रखते हैं इनपुट फ्रीक्वेंसी को तो हमको इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया हुआ है 25 ओम। दैट मीन्स कि ओमेगा एल इज इक्वल टू 25 ओम है, वेयर ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई इंटू 50। तो एल की वैल्यू हम वहाँ से निकाल लिए, एल इज नॉट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, है ना, तो एल की वैल्यू वहाँ से निकल गई। दूसरा बोलता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, हाँ सी इज इक्वल टू 5.093, बिल्कुल C इज इक्वल टू 5.093, सही है प्रणव। दूसरा बोल रहा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारा 250 हर्ट्ज। अच्छा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है। एक्सएल कैसे होगा, तो एक्सएल कैसे निकालेंगे, 2 पाई एफ नॉट एल इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ नॉट सी, ठीक है। तो एफ नॉट की वैल्यू 50 हर्ट्ज दे दी है, एल की वैल्यू हम पहले केस से निकाल चुके हैं, उसमें पुट करके सी की वैल्यू निकालेंगे, 5.093 माइक्रोफैराड आ गया। ये दूसरा हो गया। तो जैसे हमको एल और सी पता चल गया, फिर हम 100 हर्ट्ज पे एक सर्किट बनाएंगे और 100 हर्ट्ज पे सर्किट निकाल के वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकाल लेंगे। ऑप्शन सी, अभिषेक मलिक, ग्रेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। दिमाग क्यों घुमा, क्योंकि आप एक एक पार्ट में नहीं तोड़े हो, ठीक है। एक एक पार्ट में अगर तोड़ देते क्वेश्चन को तो कुछ था ही नहीं। मैं घुमाया हूं आपको 3 केस में क्वेश्चन को लेकर। देखो ध्यान से पढ़ो, ये क्वेश्चन में जिसका भी दिमाग हिला है, एक तो ये रीजन होगा हिलने का कि 3 घंटा ऑलरेडी आप बैठ के एक फोन पे पढ़ रहे हो, एक ये रीजन हो सकता है मे बी। लेकिन दूसरा, आप हार भी मान जाते हो जल्दी। आप देखते हो अरे यार एक जगह 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, एक जगह 250 हर्ट्ज, एक जगह 100 हर्ट्ज पे पूछ रहा है, क्या है ये। तो ये दिमाग में मत रखो, यहाँ वेरिएबल्स फ्रीक्वेंसी सोर्स है, नो प्रॉब्लम। हमारा जो सर्किट है, एक बार हम सर्किट तो पहले बनाए। सर्किट हमारा है 50 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कैसा है, वेरिएबल, चलो ठीक है। और ये 50 कैसा होगा, आरएमएस होगा, मालूम है हमको। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमको दे दिया है 150 ओम, ठीक है। एल की वैल्यू हमारे पास अननोन है और सी की वैल्यू हमारे पास अननोन है, सी की वैल्यू अननोन है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। अब एल और सी की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन उसको फाइंड करने का कंडीशन दिया हुआ है। देखो पहला कंडीशन दिया हुआ है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 25 ओम एट 50 हर्ट्ज। मतलब कि जब आपका फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज है, क्या ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, नहीं। जब फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज है तो ओमेगा एल की वैल्यू कितनी है, 25। अब जे ओमेगा एल लिखोगे तो जे 25 आएगा। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहां पे देखो
2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई एल इज इक्वल टू 25। तो एल की वैल्यू यहां से आप डायरेक्ट निकाल लोगे कैलसी यूज करके, एल की वैल्यू 79.57 मिली हेनरी आएगा। तो यहां तक तो ठीक है, यहां तक आपने निकाल लिया। दूसरा आप अब सी निकालना है आपको, तो सी के लिए और आगे पढ़ते हैं ना। इफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज 250 हर्ट्ज, तो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एट एफ नॉट लिख दिया मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 250 हर्ट्ज। हमको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सएल सीरीज में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्ससी के बराबर होता है। तो 2 पाई एफ नॉट एल इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ नॉट सी। अब जो रटे होंगे ना वो एक्सएल ये ले लेंगे, जो रटे रहते हैं ना वो एक्सएल 25 ओम लेके यहाँ मिस्टेक करेंगे, ऐसे कुछ लोग किए होंगे, ये 25 ले लिए होंगे। ये 25 किस पे है बताओ तो? 50 हर्ट्ज पे। तो 50 हर्ट्ज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है क्या? नहीं। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला जो एक्सएल होगा वो लेंगे ना, तो यहां पे जो होगा 250 हर्ट्ज लेंगे, ना कि 50। तो 250 हर्ट्ज पे कितना होगा? तो देखो 50 हर्ट्ज पे 25 है, तो बस एप्टीट्यूड यूज करो ना। 250 पे कितना? तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 5 125 ये आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ नॉट सी। एफ नॉट 250, 2 पाई ले लो, उसके बाद आपका सी की वैल्यू यहां जो आएगी दैट इज 5.093 माइक्रोफैराड। एक बार आपको सी की वैल्यू मिल गई 5.093 माइक्रोफैराड और एल की वैल्यू कितनी है? 79.57 मिली हेनरी। बस गेम ओवर हो गया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये दोनों कंडीशन यूज करके हमने निकाल तो लिया है एल और सी। अब तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि जब आपका फ्रीक्वेंसी एट 100 हर्ट्ज है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर विल बी व्हाट? तो उस टाइम में करंट जो होगा वो सिर्फ मैग्नीट्यूड में खेलो ना, क्या जरूरत है एंगल निकालने का? सिर्फ मैग्नीट्यूड में खेलो ना, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड ही पूछा है ना, और तो कुछ पूछा नहीं है। तो एंगल निकालने का मतलब है नहीं, पूछेगा तो एंगल के साथ लेंगे, एंगल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एंगल बिटवीन पूछता तो फिर देखते, एंगल ही पूछेगा कोई इशू नहीं, कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो एट 100 हर्ट्ज आप पहले हमको ये बताओ कि जेड इज इक्वल टू क्या होगा? तो 150 प्लस जे ओमेगा एल माइनस जे अपॉन ओमेगा सी। अब एट 100 हर्ट्ज बोल रहा है, देखो 50 हर्ट्ज पे ओमेगा एल की वैल्यू कितनी थी? तो 25। तो 100 हर्ट्ज पे कितना होगा? और ये निकाल लो 2 पाई इंटू 100 इंटू सी की वैल्यू कितनी है? 5.093 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो यहां से आपको जेड की जो वैल्यू मिलेगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप कर लीजिएगा। 150 माइनस जे 262 पॉइंट, नहीं 100 हर्ट्ज पे है ना, 100 हर्ट्ज पे है। 150 माइनस जे 262.5, 150 माइनस जे 262.5, बिल्कुल ठीक है। कैलकुलेशन में टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते ऐसा। अब आपको ये मिल गया तो आई की वैल्यू निकल जाएगा। आई की वैल्यू निकल गया तो उसके बाद कोई दिक्कत है नहीं, अब तो इजीली निकाल सकते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल भी लगा लो, जैसा आपको मन करे, ठीक है। तो आई की वैल्यू आपका 50 बाई, आई की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? ये 50 वोल्ट, ठीक है। तो 50 एट एन एंगल ऑफ 0 अपॉन 150 माइनस जे 262.5 मल्टीप्लाइड बाई एक्सी कर दीजिए। एक्सी की वैल्यू कितनी होगी? जो भी है 312.5, है ना। तो यहां से आपको वीसी की वैल्यू मिलेगी वो 51.65 वोल्ट, ठीक है। तो बेसिक था, कैलकुलेशन ज्यादा था। मैं आपसे ये इसमें चेक किया हूं कि आप जो ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट जो चीज होती है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट जो एलिमेंट होता है एल और सी, उसमें आप फ्रीक्वेंसी प्रॉपर अप्लाई करके निकाल पाते हो कि नहीं। मैं क्वेश्चन में यही चेक किया हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कैलकुलेशन मिस्टेक इज फाइन, क्योंकि गेट एग्जाम में इतना कैलकुलेशन तो नहीं देगा। लेकिन मेरा जो चेक करने का तरीका था कि पहले मैं आपका 50 हर्ट्ज पे चेक किया कि आप निकाल पा रहे हो कि नहीं, फिर आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब मैं दे दिया तो वहां आपको क्लिक कर रहा है कि नहीं, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी करके हम सी की वैल्यू फाइंड करें। तीसरा 100 हर्ट्ज पे कितना होगा? अब ये अगर नहीं देखे तो सब सोचेंगे क्या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी हमको मालूम है, क्यू टाइम्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज होता है, क्यू निकाल लो 1/r अंडर रूट एल बाई सी से और सप्लाई वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो, वही आ जाएगा। वो कब आएगा?
वो तब आएगा जब 100 हर्ट्ज आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा। लेकिन तो ऐसा तो नहीं पूछा। अगर ऐसा पूछता द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट 250 हर्ट्ज, जब ऐसा पूछता द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट 250 हर्ट्ज, तो 250 हर्ट्ज हमको मालूम है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस या इंडक्टर के अक्रॉस रेजोनेंस कंडीशन में जो वोल्टेज होता है उसका मैग्नीट्यूड Q टाइम्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज होता है। ये हम पढ़ रखे हैं। Q निकालना बहुत आसान है, 1/R√L/C कर देंगे, Q निकल जाएगा, सप्लाई वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं, लेकिन आपसे रेजोनेंस कंडीशन पे नहीं पूछा है, आपसे 100 हर्ट्ज पे पूछा है, फ्रीक्वेंसी फिर चेंज कर दिया। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि किस फ्रीक्वेंसी पे कौन सा रिएक्टेंस दिया हुआ है और उसी हिसाब से निकालना। मजा आया? मजा आया इस पे? हाँ, मजा तो आएगा ही। ठीक है, तो ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज है, इसमें आपको घुमाया हूं मैं, बस घुमाया क्या हूं, 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी देके आपको घुमा दिया। अब इसी में अगर पूछता द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट रेजोनेंस, द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट रेजोनेंस, फिर क्यू टाइप्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज मत कह देना। याद होगा हम लोग मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर या मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का एक ओमेगा किस फ्रीक्वेंसी पे आता है? रेजोनेंस पे नहीं आता है। रेजोनेंस के आसपास होता है लेकिन रेजोनेंस पे नहीं आता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? रेजोनेंस के आसपास आता है लेकिन रेजोनेंस पे नहीं आता है। तो उस केस में आपका सप्लाई आप रेजोनेंस पे निकाल लो और उसके आसपास में चेक कर लो कौन सा रेंज है। या तो वो तरीका, नहीं तो एग्जैक्टली निकालने के लिए आपको ओमेगा एल और ओमेगा सी पता होना चाहिए। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगा, मैक्सिमम पावर लगा के कंडीशन है ना, वो हम लोग निकालते हैं। तो उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्वेश्चन ले लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये कुछ था सीरीज सर्किट से क्वेश्चन, जो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, जो मैं चाहता था आपके साथ डिस्कस करूं। अब मैं आपको दूंगा थोड़ा होमवर्क। ठीक है, जीओसी क्वेश्चन ही मैं होमवर्क में दूंगा, आप उसको सोल्व करना। ठीक है, और सोल्व करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उस पर डिस्कस करेंगे फटाफट, और डिस्कस करेंगे, अगर नहीं कुछ होगा तो फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि सब क्वेश्चन में इतना टाइम देके और उसके बाद फिर एक्सप्लेन करना हर एक कंडीशन को, तो वो कहीं ना कहीं टाइम किलिंग है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं सब में आपको एक्सप्लेन वही कर रहा हूं जो आपको पता है। अब तो वोल्टेज करंट पावर निकालने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आती है क्या? बताओ, दिक्कत आती है फेजर डायग्राम में? वोल्टेज करंट पावर सीरीज आरएलसी का फेजर डायग्राम मैं बनाऊं या बना लोगे? बिल्कुल बना लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन आपको दिया जाए होमवर्क में, कुछ क्वेश्चन जीओसी का। हाँ, वो बड़ा सा फॉर्मूला जो दिया था ना, वही है। ठीक है, चलिए, पैरेलल सर्किट का आपको मैं 4-5 क्वेश्चन देता हूं, उसको आप घर पे प्रैक्टिस करो, तभी जाके मैं आगे आपको पावर कैलकुलेशन और 3 फेज सर्किट स्टार्ट कर पाऊंगा। अदरवाइज फिर कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हमको लैग हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट नहीं दे पाऊंगा, है ना। तो 17, 20, 25, 26, 27, 17 से चलिए। ठीक है, कैलकुलेशन धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लो, कैलकुलेशन धीरे धीरे हो जाएगा। तो जीओसी ये 13 होगा ना मेरे हिसाब से, बताना जरा, जीओसी 13 ही होगा ना? बिल्कुल। अब लिखो, इन द सर्किट शोन बिलो इफ द करंट थ्रू रेजिस्टर आर इज 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टर L1। ये सर्किट है, अच्छे से लिखना, कुछ गलत मत कर देना। यहां पे VS है और ओमेगा इज इक्वल टू दिया हुआ है 1000 रेडियन पर सेकेंड, ये 1000 है। प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, ठीक है, जीओसी का क्वेश्चन ही प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अगर आपको डाउट होगा तो। नहीं डाउट होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बोल क्या रहा है क्वेश्चन? बस इतना ही है कि इफ द करंट थ्रू आर इज 0,
इफ आई इज इक्वल टू 0 देन फाइंड L1। इसका आंसर भी मैं लिख देता हूं, ठीक है, आप मिला भी लीजिएगा। 17 आंसर जो है इसका 2 माइक्रो हेनरी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया जो आपको होमवर्क में जीओसी का दे रहा हूं। लिख लो सही से। 20, 25, 26, 27, 28, 20। R3 की वैल्यू नहीं दिया हूं क्या? R3 की वैल्यू 1 ओम है। R3 की वैल्यू 1 ओम है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लीजिए। GOC 14। कुछ बोलेंगे कि सर हट जाइए, हमको लिखना है। लो हट गया। प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसको बेसिक क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक ये पार्ट भी है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसमें दो क्वेश्चन है। स्विच इज क्लोज्ड एट t इज इक्वल टू टी नॉट फॉर ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन द वैल्यू ऑफ टी नॉट इफ इनपुट वोल्टेज इज दिस एंड इनपुट वोल्टेज इज दिस। तो दो अलग अलग आंसर आपके आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए का जो आंसर आएगा, ऑप्शन ए वाला जो आंसर आएगा वो आएगा 1.78 मिली सेकेंड। आंसर भी लिख लो, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7.4 मिली सेकेंड। इसको भी सॉल्व कीजिए आप। फॉर्मूला ही याद कर लिए, वेरी नाइस। 25, 26, 27, 28 टफ दूंगा, टेंशन ना लो। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ ना कि ये वाला क्वेश्चन एक एक पार्ट है जो आपका एक्सप्लेन, उसको आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं, इसलिए मैं दिया हूँ। ये कौन सा पावर से तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा, हम लोग आगे देखेंगे। 25 देखना, गेट एग्जाम जब देने जाओगे ना, ये 30 क्वेश्चन से अलग कुछ नहीं आ रहा। जो 30 क्वेश्चन मैं दूंगा उसी से रिलेशन रहेगा उसका, इसलिए हल्के में मत लो। इस 30 क्वेश्चन को रिवाइज करके चले जाना गेट एग्जाम में, एसी सर्किट का क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। 15 द सर्किट शोन बिलो इज वर्किंग एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी
15 लिखो, द सर्किट शोन बिलो इज वर्किंग एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट with R is equal to 1 ohm, C is equal to 1 farad, L is equal to 0.2 हेनरी। सर्किट कौन सा है? पहला, फाइंड द एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन एल एंड सी एट रेजोनेंस। पहला ये। दूसरा, ऑल्सो शो द पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई इज ओनली कंज्यूम्ड बाय रेसिस्टर। पहला का आंसर जो आएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट में, अगर आपको चाहिए रहेगा मेरे साइड से मैं एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरा का आंसर जो आएगा 500 वाट, दूसरा का आएगा 500 वाट। लेकिन आपको प्रूफ करना है कि जो सप्लाई से पावर ड्रॉन हो रहा है वो 500 वाट सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इसके अक्रॉस पावर, मतलब यहाँ का पावर पहले निकालो और फिर सप्लाई का पावर निकालो, दोनों 500 वाट आना चाहिए। ठीक है, ये दो आंसर हुआ। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, एसी सर्किट का एक अच्छा क्वेश्चन है ये। जीओसी 14 क्वेश्चन है, वो फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन उसको मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ऑप्टिमस, जियो ऑप्टिमस का जब आप नोट्स रिवाइज करके एग्जाम में बैठो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर यहां से आ गया, आपने इसका नहीं कराया था वो चीज़, क्योंकि आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन है ना, आ जाते हैं। तो 25 हो गया, 25 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? 26, 27, 28, 26, 27, 28, 26 छोड़ो, छब्बीस में कराऊंगा, 27 लिखते हैं। इन द सर्किट शोन बिलो द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ठीक है, जीओसी 16 कैसा क्वेश्चन है? इंडक्टर दिया हुआ है, कैपेसिटर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, उसके साथ एक करंट सोर्स डिपेंडेंट है 0.04 वीसी का। जैसे ही डिपेंडेंट सोर्स आता है आप लोग थोड़ा घूमने लगते हो, ठीक है, ऐसा कुछ है।
VC यहाँ का वोल्टेज है, ये C, ये L। R की वैल्यू दे रखी है 20 ओम, L की वैल्यू दे रखी है 0.1 हेनरी एंड C की वैल्यू दे रखी है 0.1 माइक्रोफैराड। 1 हेनरी मत लेना, 0.1 हेनरी है, ठीक है। और इसमें आपको निकालना है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा। इसका आंसर लिख लो। फोर 474.36 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा 1 से डिनोट करते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को। ये हो गया आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ ट्राई कीजिए आप। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन, चलो उसको कल देखेंगे। 27, इसमें से कौन सा नहीं लिया हूँ मैं, 26 नहीं लिया, 27 28वां पैसा क्वेश्चन है, देखो ठीक है। 28 ही है, 26 और 28 नहीं लिया, 27 ले लिया, ठीक है। 26 और 28 इसमें से 28, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आप पहले जीओसी में कर लो। 15 16 जीओसी 16 तक हम लोग पहुंच गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पावर कैलकुलेशन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वो आप खुद बनाओगे, क्योंकि पावर कैलकुलेशन में मैं बहुत अच्छा बता दिया हूँ वो कॉन्सेप्ट। और रिएक्टिव पावर, लैगिंग रिएक्टिव पावर, लीडिंग रिएक्टिव पावर, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन के थ्रू। और पावर कैलकुलेशन खत्म होने के बाद हम लोग कल ही 3 फेज सर्किट स्टार्ट कर देंगे। तो कल अगर 3 फेज सर्किट स्टार्ट करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली परसों तक मैग्नेटिकली कपल सर्किट भी हो जाएगा, तो परसों तक एसी सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो कल हम लोग पावर कैलकुलेशन इन एसी सर्किट कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये 3 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आपको डाउट होगा तो बिल्कुल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।